Thank you very much. Myself, Dr. Jewel Kumar, Professor of Social Science. Now I'm going to discuss the next exercise of course Fundamentals of Social Science. This is the part first of the semester. The title of exercise is to determine soil texture by Bikos hydrometer method. पहले हमने किया था बाय फील्ड मेथड. अभी तो आपका है बाइकोस हाइड्रोमीटर, ये आपका लेबोरेटरी में होगा. जो आपने सर्वे किया, सर्वे के दौरान आपने एक रफ एस्टिमेट आपने मालूम किया कि भाई आपका सॉइल का टेक्सचर कैसा है, वेदर इट इज सैंडी इन नेचर, वेदर इट इज सिल्टी इन नेचर, वेदर लोमी इन नेचर और क्ले इन नेचर, है ना. कि हमने ब्रॉड एक मालूम कर लिया. अब जैसे मान लीजिए कि आपका सॉइल का टेक्सचर आपको मालूम किया क्ले है, मान लीजिए, है ना. तो फील्ड मेथड में हमने सिर्फ ये मालूम किया कि क्ले का टेक्सचर है ना. बट क्ले के अंदर हमें ये पता नहीं टेक्सचर में कि कितना परसेंट क्ले है, कितना परसेंट सीट है और कितना परसेंट सैंड है. तो कोई भी सॉइल एक मतलब जो है ना पार्टिकल नहीं होती है. इसमें 3 पार्टिकल मिक्स होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले. सैंड का फ्रैक्शन होगा, सिल्ट का होगा और क्ले का होगा. ये तीनों फ्रैक्शन रहेंगे मौजूद. अब जो भी डोमिनेट करेगा, है ना, उसका टेक्सचर का नाम उसी माना जाता है. अगर आपका क्ले डोमिनेट कर रहा है ना, मान लीजिए कि आपका 100% है कंपोजिशन, जिसमें मान लीजिए 60% आपका क्ले है ना, और आपका 25% आपका सीट है और रिमेनिंग आपका सैंड है, तो डोमिनेंट होगा आपका क्ले. हम कहेंगे क्ले सॉइल टेक्सचर इसका. बट इन लेबोरेटरी वी विल डिटरमाइन ईच फ्रैक्शन, हाउ मच परसेंटेज इज द सैंड, हाउ मच इज सीट एंड हाउ मच इज क्ले, है ना. ये आपका लेबोरेटरी में होता है. लेबोरेटरी में हम जो है बाइकोस हाइड्रोमीटर से मालूम करते हैं. इसका जो प्रिंसिपल है, एक था वैज्ञानिक स्टोक्स लॉ. इस साइंटिस्ट ने 1851 में ये सिस्टम मतलब इजाद किया था. इसका कहता है कि रेट ऑफ फॉलिंग वेलोसिटी, यानी कि सॉइल का पार्टिकल होगा सॉलिड. अब वो आपका जो लिक्विड मीडियम है उसके अंदर किस रेट से वो फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो वो किस रेट से वेलोसिटी गिर रहा है उसके हिसाब से इसको मालूम करते हैं. तो इसमें है जो लाइन दिए हैं, हाइड्रोमीटर मेथड इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ फॉल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडियम एज एक्सप्रेस्ड बाय स्टोक्स लॉ in 1851. In 1851 आगे फिर दिया इसमें. स्टोक्स ने आगे क्या बताया. स्टोक्स ने he stated that the velocity of a falling particle, velocity of a falling particle is proportional to the square of the radius of particle. The square of the radius of the particle and not its surface. यानी कि तो पार्टिकल का जो रेडियस है उसका स्क्वायर के उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल उसका वेलोसिटी मालूम करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है v बराबर, ये फॉर्मूला है इसका, दिस इज द फॉर्मूला. v is equal to velocity v is equal to 2 डेल्टा है dp माइनस d का d into g into r स्क्वायर अपॉन 9 नीटा. v क्या है? वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग पार्टिकल. जो पार्टिकल फॉल हो रहा है, गिर रहा है, वो किस वेलोसिटी से आ रहा है, कैसे वेलोसिटी होगी उसे मालूम करते हैं. फिर है आपका g, ये क्या है? ग्रेविटी है, त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फिर है आपका dp, डेंसिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल. एंड फिर है आपका d, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. फिर आपका नीटा,
ये विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो आपका जिस जिस मीडियम में, लिक्विड मीडियम में पार्टिकल गिर रहा है उसका कितनी विस्कोसिटी है हम कहते हैं नीटा। एंड आर जो है ये सॉल्व पार्टिकल का रेडियस है, उसका रेडियस है। तो ये जो है इसके अंदर ये फॉर्मूला काम आता है। अब चूंकि स्टोक्स ने ये फॉर्मूला बताया, पर इसके अंदर कुछ अजम्पशन है, अजम्पशन ना कुछ इसमें कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, है ना। उस कंडीशन में ये काम करता है ये सिस्टम, ये लॉ। पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर कि पार्टिकल जो है सॉइल का इट शुड बी स्पेरिकल एंड रिजिड, इट शुड बी स्पेरिकल एंड रिजिड, सब होना चाहिए और स्पेरिकल शेप होनी चाहिए। सेकंड, the size of soil particle should be larger than the molecule of the liquid, यानी कि जो आपका मीडियम है वाटर का, उसमें जो वाटर मोलिक्यूल है उससे बड़ा होना चाहिए सोइल का पार्टिकल का साइज। ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है, जब आपका वाटर मोलिक्यूल के साइज से बड़ा हुआ सोइल पार्टिकल, तो जो पार्टिकल गिरेगा वो यूनिफॉर्म गिरेगा और उसमें ब्राउनिंग मूवमेंट नहीं होगा। There will be no Brownian movement due to falling of soil particles in the liquid medium. फिर जो है जब जब आपका मिट्टी का कण गिरेगा, उस गिरते वक्त उसमें कोई हडल नहीं होनी चाहिए, नो हिंड्रेंस ड्यूरिंग फॉलिंग ऑफ सोइल पार्टिकल इन द लिक्विड। फिर है आपका जो पार्टिकल्स हैं उस, जैसे मान लीजिए आप कैसे पार्टिकल्स हैं, है ना, तो उन पार्टिकल की डेंसिटी इट शुड बी यूनिफॉर्म, डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल। तीसरी बात लास्ट में कि जैसे आपका लिक्विड मीडियम में पार्टिकल गिरता है तो मीडियम जो लिक्विड मीडियम है इट शुड नॉट बी अल्टर्ड, उसमें जरा चेंज नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। जरा पार्टिकल जाके बैठ गए पैनल के अंदर, है ना, तो द मीडियम और द लिक्विड मीडियम शुड नॉट बी डिस्टर्ब ड्यू टू और ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑफ द सोइल पार्टिकल्स इन द लिक्विड मीडियम। ये कुछ कंडीशन है। अब देखिए हम जो निकालते हैं सॉइल टेक्सचर बाय हाइड्रोमीटर मेथड, इसमें हम निकालते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। अब सैंड का जो साइज होगा वो होगा 2 मिलीमीटर से लेकर के 0.05 मिलीमीटर इन डायमीटर, 2.02 0.05 मिलीमीटर इन डायमीटर। अगर इस रेंज में आ रहा है 2 से 0.05 मिलीमीटर डायमीटर में, हम कहेंगे सैंड फ्रैक्शन है। फिर आपका सिल्ट, सिल्ट में क्या है कि 0.05 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर इन डायमीटर, ये आपका होगा सिल्ट। 0.05 से 0.02 मिलीमीटर इन डायमीटर का जो रेंज में पार्टिकल्स होंगे वो सिल्ट पार्टिकल्स कहलाते हैं। थर्ड क्ले, क्ले पार्टिकल का जो साइज होगा वो होगा लेस देन 0.002 मिलीमीटर इन डायमीटर। क्ले का जो पार्टिकल है उसका साइज होगा लेस देन, यानी कि लेस देन 0.002 मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी कि 0.002 मिलीमीटर से कम होगा, हम उसे कहेंगे क्ले पार्टिकल। तो हम 3 पार्टिकल हम लेबोरेटरी में निकालते हैं, ये हमारा बेसिस होता है फॉर डिटरमाइनिंग द सॉइल टेक्सचर बाय नोइंग द अमाउंट and the quantity or the percentage of fractions of sand, silt and clay. अब देखिए how it is done in the laboratory. हम क्या करते हैं कि 50 ग्राम आपका जो सॉइल है, जो प्रोसेस के बाद में जो छानबीन हम तैयार करते हैं ना, 50 ग्राम सॉइल हम लेते हैं बीकर में, और बीकर का कैपेसिटी होगा 1 लीटर। उस बीकर में
50 ग्राम सोयल तोल करके हम डाल देते हैं। 50 ग्राम ड्राई soil and transfer it into the 1 liter capacity of the beaker. उसके बाद में हम डालते हैं 50 ml सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट सॉल्यूशन। 50 ml सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट का विलियन हम डालते हैं। उसके बाद हम डालते हैं 100 ml डिस्टिल्ड वाटर उसी बेकर में। तो 3 बातें हुई। पहला 50 ग्राम सॉइल बेकर में, उसके बाद में 50 ml सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट सॉल्यूशन, और उसके बाद में 100 ml डिस्टिल्ड वाटर। इसको डालने के बाद में आप इसको ढक दो और कीप इट फॉर ओवरनाइट। अब देखिए, ये जो हमने जो बनाया ना सॉल्यूशन सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट का, और कैसे बनता है, हम क्या करते हैं 50 ग्राम सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट लेते हैं और उसको 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं। 50 ग्राम सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट एंड डिसॉल्व इन वाटर एंड मेक वॉल्यूम अप टू 1 लीटर, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि हमने 50 ग्राम सोइल लिया, 50 ml डाला हेक्सामेटा फॉस्फेट का सॉल्यूशन, उसके बाद में 100 ml डाला डिस्टिल्ड वाटर, उसको हमने ढक दिया, कप डाल दिया, है ना, और छोड़ दिया हमने ओवरनाइट। अब उससे क्या होगा, क्या रोल है इसका सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट का? The main role or the function of adding the solution of 50 ml sodium hexameta phosphate is, ये तो सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट है सॉल्यूशन, इसका फंक्शन ये है कि इट विल डिस्पर्स द सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि इट विल एक्ट एज डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट। ये डिस्पर्स, ये अलग करेगा पार्टिकल्स को, पिछले में करेगा। Particles will never bind together after addition of 50 ml sodium hexameta phosphate solution. If the flocculation was that due to calcium, if the disflocculation is that due to sodium hexameta phosphate, तो इसका जो मेन रोल है वो उसका यही है कि जैसे आपका सोइल में जो आपने 50 ग्राम सोइल लिए बेकर के अंदर, उसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है, तीनों फ्रैक्चर है। अब कितना कितना परसेंट है हमें पता नहीं, वो बाद में निकालेंगे, है ना। तो अब आपने डाला सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट का सॉल्यूशन 50 ml, फिर डाल दिया आपने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर और उसको छोड़ दिया ओवरनाइट, है। तो ओवरनाइट के बाद में क्या होगा कि जैसे हम हिलाएंगे करेंगे, उसको स्टिर करेंगे, एक मैकेनिज्म आता है, 5 मिनट आप कीजिए। उसके बाद में क्या है कि जितने भी जो पार्टिकल्स हैं दे विल डिटेच, है ना, उनका बाइंडिंग एक्शन खत्म हो जाएगा, उनका एग्रीगेशन खत्म हो जाएगा और हर पार्टिकल अलग बिखर जाएगा। ये हम चाहते हैं ताकि हम मालूम कर सकें कि कितना परसेंट सैंड है, कितना परसेंट सिल्ट है, तो कितना परसेंट क्ले। अब देखिए, हमने ओवरनाइट रखा, उसके बाद में एक मेटालिक जो है उसमें वो आता है, स्टीरियल, उसको हम हिलाते हैं और उस सोइल मास में उसको डालते हैं और 5 मिनट तक चेक करते हैं उसको, ताकि जो है मैकेनिकल स्टीरियर वो सोइल पार्टिकल पूरे इसमें डिस्टर्ब हो जाए। उसके बाद में ये जो कंटेंट है एक अलग से बेकर हो जाता है, हम उसको डालेंगे ट्रांसफर करके और वॉल्यूम बनाएंगे 1000, इसका बनता करीब वॉल्यूम 1130 ml बाई एडिंग वाटर। अब देखिए, हम क्या करेंगे कि हाइड्रोमीटर से हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जो भी आपका सैंड है, सिल्ट है, क्ले, सब इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल, जैसे आपने मिक्सिंग कर दिया, मिक्सिंग करने के बाद में हम 2 रीडिंग लेंगे, यानी कि एक तो 40 सेकंड के ऊपर, यानी कि जैसे आपका जो 50 ग्राम सोइल थी, 50 ml वो सोडियम सॉल्यूशन था, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर था, आपने ओवरनाइट रखा। उसके बाद में आप नेक्स्ट डे आए, आपने मैकेनिकल डिस्टिल्ड से उसको हिलाया, क्रश किया। उसके बाद में आपने अलग से जो इसका वो है बेकर में डाला, आपने वॉल्यूम बनाया 1025 ml, है ना। उसके बाद में हाइड्रोमीटर उसमें लगा देते हैं, तो हाइड्रोमीटर डिप करने के बाद में उस रीडिंग हम निकालते हैं।
तो हाइड्रोमीटर का जैसे आपने डिप किया, तो हाइड्रोमीटर रीडिंग जैसे आपने डाला ना, तो जैसे आप लेंगे 10 सेकंड पहले आप डालिए उसमें हाइड्रोमीटर को। फॉर टेकिंग रीडिंग्स ऑफ द हाइड्रोमीटर वी शुड डिप द हाइड्रोमीटर 10 सेकंड्स बिफोर। तो 10 सेकंड बिफोर हमने डाल दिया और उसके बाद में उसकी रीडिंग ले ली। जैसे आपने 10 सेकंड पहले उसमें हाइड्रोमीटर डाला तो 40 सेकंड में क्या रीडिंग आई वो नोट किया। उसके बाद में 2 घंटे बाद में क्या रीडिंग आई वो भी नोट किया। ये दो चीजें मुझे मालूम करनी है, एक 40 सेकंड के बाद में और दूसरा आपका 2 घंटे बाद में। क्योंकि 40 सेकंड के ऊपर हम जो लेंगे रीडिंग उसमें आपका आएगा सिल्ट और क्ले का कितना फ्रैक्शन होगा। 2 घंटे बाद में जो हम लेंगे उसमें आपका आएगा ओनली क्ले का। उसके बाद में जो आपका जो ब्लैंक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोमेटा फॉस्फेट का, उसका डेंसिटी निकालते हैं। तो 3 बार हम लेते हैं, एक 40 सेकंड के ऊपर, एक 2 घंटे बाद में, और एक आपका ब्लैंक सॉल्यूशन का जो हाइड्रोमेटा फॉस्फेट सॉल्यूशन है सोडियम का, उसका हाइड्रोमेट्रिक रीडिंग निकालते हैं। रीडिंग R1 होगी आपका मतलब एट 40 सेकंड्स इट विल गिव द परसेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले। फिर हो गया आपका 2 घंटे बाद में वो देगा आपको परसेंट ऑफ क्ले। और उसके बाद में आपने कहा ब्लैंक रीडिंग निकालते हैं, छोड़ देंगे बेटा फर्स्ट फर्स्ट बोलेंगे वो आपका होगा R3, है ना। अब इससे क्या होगा कि जो सैंड फ्रैक्शन होगा ना उसमें क्या होगा कि देखिए कि पहले आपका सिल्ट प्लस क्ले था, उसमें से आप बता दें क्ले डिफरेंस तो आपको बच जाएगा सिल्ट हो जाएगा। तो पहला आपका सिल्ट भी आ गया तो क्ले भी आ गया, है ना। अब इन दोनों जोड़ दो, सब में घटा दो, बाकी जो बच गया वो सैंड आपका भाई बाई डिफरेंस, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहला जो कैलकुलेशन जो है इसमें है आपका C1 कौन होगा, मतलब रीडिंग्स ऑफ हाइड्रोमीटर एट 40 सेकंड माइनस रीडिंग्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन विद R3, है ना। मतलब हाइड्रोमीटर की रीडिंग होगी 40 सेकंड के ऊपर, ये R1 होगा। दूसरा आपका हाइड्रोमीटर रीडिंग 2 घंटे बाद में R2 होगा। तीसरा आपका होगा हाइड्रोमेट्रिक रीडिंग ब्लैंक सॉल्यूशन की, है ना, मतलब सॉल्यूशन की, वो आपकी R3 होगी। तो 3 रीडिंग होगी 40 सेकंड पे R1, 2 घंटे बाद में R2 और ब्लैंक सॉल्यूशन की R3, है ना। ये 3 रीडिंग है। अब क्या है कि हमें निकालना है स्वीट और क्ले का। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर R1 में से हम निकालेंगे R3 का, माइनस कर लेंगे। R3 मतलब आप ब्लैंक सॉल्यूशन जो है ना आपका छोटे मेटा फॉस्फेट का क्या डेंसिटी है उसकी हम माइनस कर देंगे कि आपका होगा सिल्ट और क्ले का। फिर आपका ओनली क्ले का वो होगा R2 माइनस R3। तो 2 घंटे बाद में ना रीडिंग उसमें से आप घटाइए आपका ब्लैंक रीडिंग की डेंसिटी, है ना। तो इसलिए हम निकालते हैं। तो उसका जो कैलकुलेशन है, जैसे मान लीजिए आपको क्ले निकालना है तो उसमें C2 माइनस C2 इंटू 2 क्ले परसेंटेज बराबर C2 इंटू 2। ऐसे सीट फ्रैक्शन या सीट परसेंट बराबर C3 इंटू 2, है ना। ऐसे सैंड के लिए परसेंट में 100 माइनस परसेंट क्ले प्लस परसेंट सीट। तो ये भाई डिफरेंशियल आपका आता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट सैंपल लिया, उसमें मालूम किया कि भाई कितना परसेंट इसमें सैंड आया, कितना परसेंट सीट आया, कितना परसेंट क्ले आया। तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपने एग्जाम्पल आप समझिए। एग्जाम्पल ये है कि जो आपने लेबोरेटरी में एनालाइज किया उसमें मान लीजिए आपका 60% क्ले है, 60% फ्रैक्शन है आपका क्ले का आया, है ना। और 28% आपका आया सिल्ट का फ्रैक्शन, है ना। और 12% रिमेनिंग जो है आपका सैंड का आया। तो 60% क्ले, 28% सिल्ट और 12% सैंड, ये हमने हाइड्रोमीटर मेथड से लेबोरेटरी में मालूम किया। 60% सिल्ट, 28% सॉरी 60% क्ले, क्ले का 60%, सिल्ट का 28% और सैंड का 12%, ये 3 फ्रैक्शन हो गए। तो क्ले, सिल्ट और सैंड, है ना, 60, 28 और 12। अब ये जो 3 फ्रैक्शन है, हम हमारा उस सोल का हम नामकरण कैसे करें।
हम कैसे नाम दें उसका, कि उसका सॉइल का नाम क्या है ना। तो देखिए उसके लिए क्या है कि एक हमारे पास में एक अमेरिका का है, यूएसडी डायग्राम है, सो टेक्स्ट ट्रायंगल है ना, ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इसमें देखिए, इसमें जो है ये ट्रायंगल के फॉर्म में ट्रायंगल है, नीचे इसमें दे रखा है सेंड का फ्रैक्शन, जिस जीरो से शुरू होता है 100 तो चलता है ना, 10 के डिफरेंस के ऊपर है ना, जीरो से शुरू होता है, यहाँ था 100, ये सेंड का हो गया। इधर है आपका जीरो से 100, ये क्ले का हो गया, और यहाँ से जीरो से 100 आएगा तो आपका सिल्ट हो गया है ना। तो सैंड, क्ले और सिल्ट, ये जो टेक्स्ट डायग्राम है इसमें करीब 12 क्लासेस का नाम दिया हुआ है, 12 क्लासेस। जैसे ये क्ले का फ्रैक्शन है, ये क्ले का है टेक्स्ट क्लास, ये आपका सैंडी क्ले है ना, और ये आपका सैंडी क्ले लोम है, ये आपका सैंडिलोम है ना, ये आपका लोमी सैंड ये आपका सैंड है ना, इस तरह से, ये आपका लोम है ना, ये आपका क्ले लोम है, ये आपका सिल्टी क्ले है इधर, और ये आपका जो है सिल्टी क्ले लोम है, और ये आपका सिल्ट लोम है ना, और ये आपका सिल्ट। अब देखिए ये ट्रायंगल हम उसी से निकालेंगे टेक्स्ट का नाम। जो हमारे पास 60% क्ले है, 28% सिल्ट है, और 12% सैंड है, हम इन सब का कंपोजिशन का फिट करेंगे डेटा का, हमें 2 फिट करने, कोई भी 2 है ना। तो देखिए सबसे पहले जब हम काम में लेते हैं इसको, तो वी विल यूज द स्केल ऑफ क्ले, हम क्ले का स्केल काम में लेंगे पहले है ना। अब हम क्या करेंगे, ये क्ले का यो बढ़ रहा है वैसे, तो हमने बताया 60% क्ले है, 60%, तो यहाँ पर 60% ये आया यहाँ पर है ना। तो हम इस एरो को यूं करें इनवर्ड, ये 60% यहाँ पर 60% क्ले आ गया, इस 60% के ऊपर हम एरो को यूं करें इनवर्ड करेंगे, पूरा मिला देंगे, तो 60% है ना, यहाँ से तो लाइन खरीद देंगे, ये आपका क्ले हो गया। अब बचा सैंड 12% और सिल्ट 28%, आप कोई भी उसमें 2 काम में ले, 2 में से 1 काम में ले लीजिए आप, हमको 2 में से 1 काम लेना है ना। तो हमने से फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सेंड का लिया, फॉर एग्जाम्पल सेंड 12% है, ये 10 हो गई, थोड़ा आगे ये मंडी 12 हो गया। आप पूरी पूरी ये सेंड फ्रैक्शन का आप एरो जो चलाइए आप, जहां पर ये पॉइंट मिलता है ना, वो उसका टेक्स्ट का नाम बताएगा है ना। तो उसमें क्या है कि ये जो एरो है, ये आपका क्ले का, ये क्ले का जैसे ये फ्रैक्शन का ये, तो साथ में क्ले आया, ये इसको आप ये इनवर्ड ट्रायंगल में, फिर हमने लिया इसका सेंड का, तो इसका मतलब यूं है, जब हम इसको करेंगे तो इनवर्ड हो जाएगा इधर, अगर आप फिर ले रहे हैं ना, इसमें जाएगा ऐसे यूं आएगा, ऐसे आएगा है ना। तो जहां पर 2 पॉइंट क्रॉस होते हैं, that will determine the soil class. This is done after analyzing the individual soil separates in terms of sand, silt, and clay. And we take any 2 fractions, either silt or sand and clay. Clay is must. सबसे पहले हम क्ले लेते हैं, क्ले इसलिए लेते हैं क्योंकि देयर इज नो हार्ड रूल, आप ये ले सकते हैं, आप सैंड और क्ले ले सकते हैं, पर सैंड और सिल्ट आप ले सकते हैं, मगर क्ले आप मान लीजिए क्ले इज एक्टिव पोर्शन ऑफ द सॉइल है ना। सॉइल के अंदर क्ले और ऑर्गेनिक मैटर, ये 2 चीजें ऐसी होती है जो सॉइल में एक्टिव पोर्शन है, तो सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में बताते हैं, हाउ मच सॉइल इज फर्टाइल है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज एन assumption, और एक मतलब अपना एक थीम है कि वी विल फर्स्ट यूज द क्ले फ्रैक्शन। तो क्ले क्या है कि ये मतलब सॉल्वेंट पार्ट है, और आपका जितने भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, दे आर गवर्न्ड विद द प्रेजेंस ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, और इन टर्म्स यू कैन से
clay and ordinary matter are the seeds of the soil activity. क्योंकि वाटर का रिटेंशन है ना, न्यूट्रिएंट का रिटेंशन है ना, न्यूट्रिएंट का अपटेक, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय द content of the clay and ordinary matter in the soil. They are the active portions at which all physical, chemical, and physicochemical properties are governed by the presence of your clay and your ordinary matter. Sand and silt, they are the skeleton. ये एक ढांचा है, इनका कोई रोल नहीं है. There is no role in the retention of water. There is no role in the transformation of nutrients. रोल है आपका ओनली क्ले का और आपका ऑर्नामेंटल का. ये ढांचा है ना. हालांकि कुछ पोर्शंस का सिल्क हो सकता है, पर मेजर रोल है आपका क्ले का. तो इसलिए हम क्ले का पहले करते हैं. मैंने बताया शार्पन क्ले अपने लिया, ये क्ले का ये इसका स्केल है, जोर शुरू है या सोता जा रहा है, हमने शार्पन माना, ये शार्प ये है क्योंकि क्ले का लेवल शार्प का आप उसको डिवाइड कीजिए, ट्रायंगल में यू कीजिए आप. फिर आप लीजिए सैंड 12% या सिर्फ 28%, दोनों आप कोई भी चूज कर लो. तो मैंने लिया सैंड कर लिया 12%, टेंशन आ गया, ये 12 तो आ जाएगा. आप इसको जो मिलाइए, अब जहां पर ये 60 में क्रॉस होता है ना, तो वो उसका नाम बताएगा. जैसे इस केस के अंदर इस वर्ड क्ले मिलेगी, इस वर्ड क्ले है क्योंकि ये आपका 60 पे है ना, और ये 12 वाला जो है ये लाना है, ये आप थोड़ा सा आ जाएगी. तो सोलर क्लास में हुआ क्ले. So this is done after analyzing the individual fraction, individual soil separates of sand, silt, and clay, and they are put in the soil texture triangle to recognize the soil texture class. Thank you. Ready? एंड कर दिया करो सर सारा एंड दबा नहीं होगा.